चलिए आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज हम वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं। वन शॉट वीडियोस यानी एक ही शॉट के अंदर पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है वो दैट इज नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम को रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में करने वाले हैं। एग्जाम नियर है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident of a nation in an accounting year। ठीक है, तो नेशनल इनकम है क्या? सिर्फ बाय डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ऐसी इनकम जो क्या किसके कौन सी है, फैक्टर की इनकम है, उस इनकम का टोटल करना है। अर्नड बाय, कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और कब अर्न कर रहे हैं? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स को हमने मार्क किया है, एक फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट और अकाउंटिंग ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की। फैक्टर इनकम की बात हो रही है तो हम इनकम के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो इनकम है वो रेजिडेंशियल स्टेटस समझते हैं। वैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में 3 चीजें आती हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसमें 2 ही बातें करेंगे। एक नॉर्मल रेजिडेंट और दूसरा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ हम 2 की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एनी पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर 1 और मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ऐसा पर्सन जो 1 और मोर ईयर्स इंडिया के अंदर स्टे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। या फिर उसमें एक चीज और आ जाती है, क्या इसमें आ जाती है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा पर्सन जो इंडिया में 1 या 1 से ज़्यादा साल तक इंडिया में स्टे किया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है, 1 साल से कम टाइम के लिए इंडिया में है, या 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए वो इंडिया से आउटसाइड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो एनआरआई बना, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? इंडिया का रेजिडेंट ही कॉल करेंगे। अच्छा, इसमें इसलिए यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस आ जाती है। इसको क्लियर समझने के लिए हम कुछ एक एक्सेप्शंस को समझते हैं। एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन का मीनिंग पहले समझ लीजिए क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल रूल 1 ईयर वाले रूल को एप्लीकेबल नहीं करते। तो एनी पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर स्टिल ही इज कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंट। तो कौन कौन से पर्सन है? एनी पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया फॉर द जॉब पर्पस, जॉब के लिए गया हुआ है बट अभी उसको पीआर नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, जॉब के लिए गया लेकिन पीआर नहीं मिला, एक। दूसरा, टूरिज्म के लिए। तीसरा, एजुकेशन के लिए। और 4th हमारे पास हो गया हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, एनी पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया फॉर द जॉब पर्पस, फॉर द टूरिज्म, फॉर द एजुकेशन, फॉर द हेल्थ ट्रीटमेंट, अगर इन पर्पस के लिए वो आउटसाइड इंडिया है और वो मोर देन 1 ईयर ही क्यों नहीं है आउटसाइड, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा ये एक हो गया। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो इंडियन एम्बेसडर। कौन है? इंडियन एम्बेसडर। इंडियन एम्बेसडर का मतलब कौन सा है? ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है लेकिन और वो मल्टीनेशनल में बिजनेस करता है, चाहे उसका बिजनेस इंडिया में है या नहीं है मैटर नहीं करता। ठीक है, यूके टू यूएसए उसका बिजनेस है, रहता भी वो आउटसाइड है, बट बाय बर्थ सिटीजनशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। वो बाय बर्थ इंडिया, उसका बर्थ इंडिया में हुआ है, उसके बाद वो मल्टीनेशनल में बिजनेस कर रहा है और वो इंडिया से भी जा चुका है, लेकिन वहाँ का पीआर नहीं है, वो आउटसाइड का पीआर नहीं है, सिटीजन वो इंडिया का है। तो जब उसके रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात करेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे? इंडिया की इनकम ही मानेंगे और इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ही मान के चलेंगे। कुल मिला के इन एम्बेसडर, ऐसा पर्सन जो मल्टीनेशनल में बिजनेस करता है, वो जिस नेशन का सिटीजन है उसी नेशन का रेजिडेंट है। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एम्बेसी। क्या है? इंडियन एम्बेसी। एम्बेसी पर्टिकुलरली होती क्या है? एम्बेसी इंडिया की गवर्नमेंट की कोई ना कोई एजेंसी, इंडिया की गवर्नमेंट की कोई भी
एजेंसी। तो इंडिया की गवर्नमेंट की एजेंसी अगर फॉरेन में है, ठीक है, इंडिया में है तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, वो इंडिया का रेजिडेंट ही है। अगर उसकी एम्बेसी इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है तो वहां पे 3 केसेस के बारे में आप समझिए। इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है, उस एम्बेसी की इनकम इंडिया की इनकम कहलाएगी। इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है तो उस एम्बेसी की इनकम किसकी कहलाएगी? इंडिया की इनकम ही कहलाएगी। उस इंडियन एम्बेसी में कोई इंडियन सिटीजन काम कर रहा है, उस इंडिया की एम्बेसी में कोई इंडियन सिटीजन काम कर रहा है तो भी उस पर्सन की इनकम भी इंडिया की इनकम है। तीसरा केस, इंडिया की एम्बेसी है फॉरेन में, इंडिया की एम्बेसी है फॉरेन में, उसमें कोई फॉरेनर काम कर रहा है, उसमें कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो उस फॉरेनर की इनकम इंडिया की इनकम नहीं होगी। तीनों केस दोबारा समझ लो। इंडिया की एम्बेसी कहीं पे भी है, वो इंडिया की इनकम है, चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन में है, वो इनकम इंडिया की ही कहलाएगी। इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है लेकिन उसमें इंडियन काम कर रहा है, इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है, उसमें इंडियन काम कर रहा है तो उस पर्सन की इनकम भी इंडिया की इनकम है। ठीक है, मतलब इंडिया की इनकम का मतलब इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। और ऐसा पर्सन इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है और वहां पे फॉरेनर ही काम कर रहा है, तो फॉरेन में है एम्बेसी और फॉरेनर काम कर रहा है तो उस इनकम को हम इंडिया की इनकम नहीं मानेंगे। तीनों बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इसके ऊपर लास्ट ईयर भी पुटअप हुआ था एमएससी को लेके। क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ था, ऑप्शंस आए हुए थे और उस ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन जो आंसर था डी वो यही था। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है, लास्ट ईयर ये आया है। चलो, ये तीनों बातें समझ में आ गई। ये एक्सेप्शन केस है, 1 ईयर तक इंडिया में स्टे नहीं करता है बट स्टिल ही इज कंसीडरिंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन? जॉब पर्पस, टूरिज्म पर्पस, एजुकेशन, हेल्थ ट्रीटमेंट। एक दूसरा, इंडियन एम्बेसडर है, जिस नेशन का सिटीजन होगा उसी नेशन का रेजिडेंट होगा। और लास्ट वन इंडियन एम्बेसी, वो इंडियन एम्बेसी के तीनों केसेस हैं। इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है, फॉरेनर काम कर रहा है। हाँ, एक केस और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, इंडिया की एम्बेसी इंडिया में है, उसमें फॉरेनर काम कर रहा है। इंडिया की एम्बेसी इंडिया में है बट उसमें काम फॉरेनर कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे बिजनेस कनेक्शन इंडिया हो गया तो उसकी इनकम हमारी, लेकिन बिजनेस जो एम्बेसी की इनकम तो इंडिया की है लेकिन फॉरेनर काम कर रहा है तो वो हमारी इंडिया की इनकम नहीं है। ठीक है, बाकायदा उस फॉरेनर को 1 ईयर ना हुआ हो इंडिया में स्टे करते हुए। ठीक, चलिए अभी हमने रेजिडेंट्स की बात कर ली। हमने 3 कीवर्ड पढ़े थे। पहला फैक्ट्री इनकम, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। फिर हमने दूसरा कीवर्ड नॉर्मल इनकम है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। और अब हम तीसरे कीवर्ड की बात करने हैं जो बहुत इजी है, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब जिसको हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड होता है, दैट इज फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। आप कुछ भी, आप इसको बस्टेड ईयर भी कई बार कंसीडर कर दिया जाता है। बस्टेड ईयर भी जिस ईयर में बजट आता है वो भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ही होता है। अभी जैसे बजट आया है तो इसलिए इसमें हो सकता है कीवर्ड जानबूझ के बस्टेड ईयर डाल दिया जाए, कहीं ना कहीं असर्शन रीजन या समथिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। काउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, बस्टेड ईयर, दे ऑल आर सेम। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन पार्ट है वो कंक्लूड होता है। अब इस डेफिनेशन के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास एग्रीगेट्स की बात करते हैं। ठीक, अभी हम बात करते हैं हमारे एग्रीगेट्स को लेके। हमारी नेशनल इनकम के अंदर 8 तरह के एग्रीगेट है जिनको हम स्टडी करते हैं। एक एग्रीगेट हमारे पास होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, थर्ड एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और यही सारे फैक्टर कॉस्ट पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 एग्रीगेट है। इसमें से अगर हम बात करें, हमारे पास एनएनपीएफसी, इसको हम नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं, और एनडीपीएफसी इसको हम डोमेस्टिक इनकम कंसीडर करते हैं। तो कभी भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो आपको एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है, और बोल दिएगा नेशनल इनकम तो एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है। ठीक।
चलिए इसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। डिफरेंस हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का, ठीक है। ये डिफरेंसेस बहुत बार एग्जाम के अंदर लाई करता है या इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन लाई करता है। तो पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी की इनकम है। कौन सी टेरिटरी की इनकम है? पॉलिटिकल टेरिटरी की इनकम है, ठीक है। पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब जहां तक पॉलिटिकल पावर लाई करती है, ठीक है, जहां तक पॉलिटिकल पावर लाई करती है, तो वो विद इन दी बाउंड्री है, वो क्या है? विद इन दी बाउंड्री है। जबकि नेशनल इनकम है वो इकोनॉमिक बाउंड्री से रिलेट करता है, इकोनॉमिक टेरिटरी से बिलोंग करता है। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब एनी प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर अर्निंग, जहाँ से हमारे लोग अर्न कर रहे हैं, कोई भी प्लेस है, चाहे वो इंडिया है चाहे वो फॉरेन है, वो सारी क्या है? वो हमारी नेशनल टेरिटरी के अंदर आ जाता है, यानी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है। अच्छा, उसमें पॉलिटिकल टेरिटरी में चाहे तो कोई रेजिडेंट और चाहे कोई नॉन रेजिडेंट, इंडिया की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर लाई करती है वहाँ होना चाहिए। चाहे कोई रेजिडेंट अर्न कर रहा हो चाहे कोई नॉन रेजिडेंट अर्न का, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अर्न करे, लेकिन वो हमारी नेशन की डोमेस्टिक इनकम में काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये विद इन दी बाउंड्री है। क्या है? विद इन बाउंड्री, ठीक है। एक नेशन की बाउंड्री के अंदर चाहे वो रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं चाहे वो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नेशनल इनकम में रेजिडेंट ओनली, कौन अर्न करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट की इनकम यहां पे काउंट नहीं होती। और ये विद इन प्लस आउटसाइड, विद इन प्लस आउटसाइड द स्कोप ऑफ बाउंड्री है। दैट मीन अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट इंडिया से अर्न कर रहा है, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट फॉरेन से अर्न कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी इनकम को हम काउंट कर लेंगे, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? वो नेशनल इनकम कंसीडर हो जाएगी। इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा एनडीपी एफसी कॉल करते हैं, और इस इनकम को हम एनएनपी एफसी कॉल करते हैं, ठीक है। तो इतने डिफरेंसेस इसमें इनफ है, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछले शायद 1 या 2 साल पहले आया था कि इकोनॉमिक टेरिटरी का कौन कंसेप्ट, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कौन सी इनकम लाई करती है? दैट इज नेशनल इनकम, ना कि डोमेस्टिक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हम छोटी सी बात कर लेते हैं। हमने डोमेस्टिक इनकम मान लो हमारे पास गिवन है और हमने उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, या अपोजिट भी आ सकता है कि नेशनल इनकम गिवन है और उसको हमने डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, डोमेस्टिक इनकम में हमने अभी बात किया, हमारे पास कौन किस की इनकम है? रेजिडेंट की भी है और नॉन रेजिडेंट की है, और नेशनल में हमारे पास ओनली रेजिडेंट की इनकम है। तो एक बार तो हम ऐसे करते हैं, हमारे नेशन की विद इन बाउंड्री, हमारे नेशन की विद इन की बाउंड्री में जितने रेजिडेंट्स हैं वो तो इनकम ऑलरेडी इंक्लूड है, हम इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा किसकी इनकम? नॉन रेजिडेंट की, क्योंकि यहाँ पे नॉन रेजिडेंट नहीं आती। कन्वर्ट किस में करना है? नॉन रेजिडेंट में, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट की इनकम नहीं आ रही, तो हम उसको माइनस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी इंडिया से फैक्टर इनकम कितनी लोग लेके जा रहे हैं? कौन लेके जा रहे हैं? नॉन रेजिडेंट जो लेके जा रहे हैं। और उसमें से हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे कुछ रेजिडेंट आउटसाइड दी बाउंड्री से भी लेके आ रहे होंगे इनकम, उसको हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इसको टेक्निकली लिखा जाता है, क्योंकि प्लस वाली टर्म पहले लिखी जाती है, माइनस वाली बाद में, तो हमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसको इनडायरेक्टली शॉर्ट में बोलते हैं फीफा माइनस फीटा, याद करने का एक पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी मेरी डोमेस्टिक इनकम किसमें? नेशनल इनकम में। और फीफा माइनस फीटा को शॉर्ट में NFIA, नेट फैक्टर इनकम, इसके डिफरेंसेस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA कंसीडर करते हैं, ठीक है। एनी डाउट? फीफा माइनस फीटा क्या है? डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो फीफा, माइनस कर दो फीटा, या मैं सीधा बोलूँ कि डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दो? NFIA, तो हमारी क्या बन जाएगी? वो नेशनल इनकम हो जाएगी। तो इस डिफरेंस के साथ में आप ये फॉर्मूला भी इधर और इधर राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 4 मार्क्स में कंसीडर हो जाता है तो थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करनी पड़ जाती है, ठीक। अभी हमारे पास हमने जो एग्रीगेट्स पढ़े, इन एग्रीगेट को समझने के लिए 2-3 चीज़ों को और देखना है। एक, जो लर्न करने हैं सिर्फ
ग्रोथ से जब नेट में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को ग्रोथ से किस में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है। ये जो फर्स्ट लेटर है, जो जी दिख रहे हैं वो ग्रोथ है, और फर्स्ट जो एन दिख रहा है दैट इज नेट। ठीक है, ग्रोथ को नेट में कन्वर्ट करना है तो वो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट को जिसको ग्रोथ में कन्वर्ट करना है दैट इज प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो वर्ड हमने देख लिया, लेकिन इस डेप्रिसिएशन के क्या अदर नेम भी हैं? हाँ, डेप्रिसिएशन को और कौन कौन से नाम से क्वेश्चन में डाल दिया जाता है? एक डेप्रिसिएशन, दूसरा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कौन सा? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और तीसरा हमारे पास आता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या आ जाता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और कई बार फोर्थ टर्म में भी आ जाता है। कैसे? आपको एक एसेट की कॉस्ट दे रखी है, लाइकवाइज एक मशीन है वो 15 लाख की है और कह रहा है कि वो 5 साल तक चलेगी। कितने लाख की है? 15 लाख की मशीन है और वो 5 साल तक चलेगी, तो 15/5 यानी 15/5 कितना आ गया? 3 लाख विल बी द डेप्रिसिएशन। 3 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो भी आपके पास आ सकता है। सेकंड, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किसमें बदलना है? नेशनल प्रोडक्ट में। यही हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, और एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है ऑलवेज, वो हमने ट्रिपल आइडेंटिटी में भी देखा था। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डोमेस्टिक इनकम, तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि प्लस NFIA करना है, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अपोजिट के केस में माइनस करना है NFIA। ठीक है, ये हमने अभी स्टडी किया। और निफा का मतलब, NFIA का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, नीचे वाले केस में अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर नेट फैक्टर, यहाँ पे डिफरेंस दोनों में क्या है? यहाँ पे नेट लगा हुआ है। ठीक है, नेट का मतलब जहां पे भी नेट वर्ड आ जाए दैट मीन किसी ना किसी चीज का डिफरेंस। तो डिफरेंस किसका है? फीफा माइनस फीटा का। ठीक है, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। टू अब्रॉड के केस में अपोजिट हो जाना है। थर्ड, MP to FC, MP to FC। तो MP से FC पे आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और FC से MP पे आने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST, और उसमें से माइनस क्या करना है? सब्सिडीज। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने अभी बताया कि जहां पे नेट वर्ड आ गया दैट मीन डिफरेंस। तो किसका डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। ऐसे ही अगर ऊपर की साइड में माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडीज। ठीक है, ऊपर की साइड में साइन चेंज हो जाने हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है, NNPFC को फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन है क्या? GDP MP। तो फर्स्ट लेटर दैट इज जी को कन्वर्ट करना है किसमें? नेट में। ग्रोस को नेट में करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, DP को NP पे करेंगे तो प्लस NFIA, और ऐसे ही MP को FC में करेंगे तो माइनस NIT। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया किसका? GDP का नेशनल इनकम के अंदर। ठीक, चलिए अभी इस कंसेप्ट के बाद हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन से समझते हैं। नॉर्मली माना जाता है कि GDP एक्ट एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर GDP को मेजर कर रहे हैं दैट मीन हम क्या मेजर कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। GDP इज कंसिडर एज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो क्या टोटल कर लो? GDP का ऐड कर लो। ठीक है, GDP ऐड हो गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ मान लिया हो गई। लेकिन हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? हमने ये देखा कि लेट सपोज कोई ईयर है 2014 और 2024। इसका हम दो तरीके से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी टाइम के अंदर 2014 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये था और उसकी 1000 क्वांटिटी की सेल हो रही थी, तो टोटल हमारी इनकम हुई यानी GDP हुआ 1 लाख। ठीक है, और उसी का जो प्राइस मान लो 2024 में 120 हो गया और उसकी भी 1000 यूनिट्स क्या हो गई? सेल हो रही हैं उस साल भी, तो 1,20,000 हमारे पास क्या हो गया? उस साल का GDP हुआ। ठीक है, टोटल इंक्रीज इन GDP मेरे पास कितना दिख रहा है? 20,000 का। इंक्रीज इन GDP कितना दिखाई दे रहा है? 20,000 का दिखाई दे रहा है। दूसरे केस में बात करते हैं कि वही प्राइस है 100 रुपये, वही क्वांटिटी है 1000 की, 2014 का हम सेम ले रहे हैं, तो 1 लाख हमारा उस साल का GDP हो गया। और 2014 में प्राइस तो 100 ही है लेकिन मैं 1200 यूनिट बना रहा हूँ।
ठीक है, पहले 1000 बन रही थी, इसमें यूनिट ज़्यादा बन रही हैं, 1200 बन रही हैं, लेकिन अब मेरा जीडीपी टोटल कितना हुआ, अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया तो अगेन 1,20,000 हुआ। यहाँ पे भी इंक्रीज इन जीडीपी मेरा कितना दिखा, यहाँ पे भी इंक्रीज इन जीडीपी कितना दिखा, वही 20,000। ठीक है, वही 20,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी 20,000 है, दोनों में इंक्रीज इन जीडीपी 20,000 है। क्या दोनों बार ही हम मान के चलें कि हमारे नेशन की ग्रोथ इक्वल हुई है? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस नहीं बढ़ी है, यहाँ पे क्या बढ़ा है, ओनली एंड ओनली प्राइस बढ़ा है। क्या बढ़ा है? ओनली एंड ओनली प्राइस। और प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन कभी भी बेनिफिशियरी नहीं होती। लेकिन दूसरे केस में तो प्राइस तो कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ी है, कांस्टेंट चल रहा है। क्या बढ़ी है? गुड्स एंड सर्विस बढ़ी है। और जब भी किसी नेशन में गुड्स एंड सर्विस बढ़ेंगी तो उस नेशन के लोगों का क्या होगा? वेलफेयर होगा। दैट मीन यहाँ पे रियल मायने में जीडीपी बढ़ रही है, रियल मायने में जीडीपी बढ़ रही है, इसलिए इस कंसेप्ट को हम रियल जीडीपी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रियल जीडीपी का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ नाम से ही जीडीपी लग रहा है कि बढ़ी है, एक्चुअल में तो इन्फ्लेशन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल को हिंदी में जो बोला जाता है दैट इज नाम मात्र। नॉमिनल का हिंदी जो अगर मैं कन्वर्ट करूं तो दैट इज नाम मात्र। ऐसी जीडीपी जो नाम से जीडीपी इंक्रीज है, एक्चुअल में कोई जीडीपी नहीं है, ये इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक, अब दो वर्ड ध्यान से कर लो। एक बार के मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक बार के क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा आया था। क्या? रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट होता है, ये कीवर्ड है, याद रख लीजिए। ठीक है, रियल जीडीपी के अंदर प्राइस कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, क्वांटिटी में चेंज होता है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी में चेंज होगा ही। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में, मैंने इस एग्जांपल में या बहुत सारी बुक के अंदर इस एग्जांपल के अंदर ऐसे ही दिखाया होता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में बोथ कैन चेंज। क्या? बोथ कैन चेंज, यानी प्राइस तो चेंज होगा ही होगा, क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, याद रखना है इस में। चलो, ये तो कंपैरिजन करने के लिए, एक बार समझने के लिए कंसेप्ट इजी हो जाए तो ऐसा एग्जांपल लिया जाता है। ठीक है, रियल, अब प्राइस किस में कांस्टेंट होता है? इसमें। लेकिन क्वांटिटी किस में चेंज होती है? दोनों में चेंज हो सकती है क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको उसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आंसर उसका आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट जो टॉपिक हो जाता है दैट इज रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब रियल और नॉमिनल जीडीपी के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? डिफ्लेटर का मीनिंग क्या होता है? जो डेविएशंस को शो करता है, जो चेंजेस को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेटर बोलते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है? जीडीपी डिफ्लेटर जो परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस होता है किसी 2 ईयर्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी भी 2 ईयर्स के अंदर जब परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस का जो कंपैरिजन करते हैं वो किससे करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर से करते हैं। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। इसका जो फॉर्मेट होता है वो आप शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, P1/P0 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ऐसा क्यों याद रखना है? ठीक है, एग्जाम में कई बार कीवर्ड ही याद आते हैं हमें, तो ऐसा कीवर्ड क्यों देखना है हमें? देखो, 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है। जो पहले आता है वो प्रीवियस ईयर, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेस ईयर। क्या बोलेंगे? बेस ईयर। ठीक है, और P1 बाद में आता है, तो ये आज का ईयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर। ठीक है, तो जीडीपी एट, अब जीडीपी डिफ्लेटर का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जीडीपी डिफ्लेटर का, तो क्या हो गया? जीडीपी एट करंट ईयर, करंट ईयर के क्या? प्राइस, अपॉन में जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। ठीक है, करंट ईयर के प्राइस को हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे प्राइसेस में क्या हुआ? चेंज हुआ, तो इसको बोला गया करंट ईयर प्राइस की जीडीपी। कौन सी जीडीपी? करंट ईयर के प्राइस की जीडीपी, क्योंकि प्राइसेस में चेंज हुआ है। ठीक है, तो यानी कौन सी? नॉमिनल जीडीपी अपॉन, अगर हम बात करें तो रियल जीडीपी, इसमें सेम प्राइस का यूज हुआ है, ये पहले वाले प्राइस का यूज हो रहा है, तो ये बेस ईयर प्राइस की जीडीपी है, दैट मीन रियल जीडीपी। मल्टीप्लाई में क्या था? 100। किसका फॉर्मूला हो गया? जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, अब अगर हमने इनमें से 3 में से कोई भी 2 चीज दे रखी है, तीसरी निकालनी है तो हो जाएगी फाइंड आउट।
लेकिन अब एक चीज का और याद रखना है, हो तो जाएगी फाइंड आउट, क्या याद रखना है, जब जीडीपी डिफ्लेटर को अदर किसी फॉर्मूला में जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल में रख रहे हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर लिखेंगे, लेकिन जब इसको यूज करने लग गए फॉर्मूला के अंदर तो उसको प्राइस इंडेक्स का नाम दिया जाता है। इसका नाम देते हैं प्राइस इंडेक्स का। जैसे अगर मेरे को जीडीपी डिफ्लेटर की जगह मैंने लिखा प्राइस इंडेक्स, रियल इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 100 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, नॉमिनल दूसरी साइड रह गया। दैट मीन नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई रियल डिवाइड बाय 100। मैंने सिर्फ चेंज किया नाम किसका, जीडीपी डिफ्लेटर का, क्या नाम चेंज किया, प्राइस इंडेक्स, बाकी फॉर्मूला को टर्न किया है और कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर रियल गिवन हो और प्राइस इंडेक्स निकालना हो, सॉरी नॉमिनल निकालनी हो तो वो भी आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, डन होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, क्या हम जीडीपी को मानते हैं क्या एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कोई भी बैरोमीटर मानते हैं, इसलिए जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो एक ही बात की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, क्या हमारे नेशन का क्या बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम एक नाम से बोलते हैं, दैट इज जीडीपी एंड रिलेट टू दी वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर। आजकल एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा आ रहा है जीडीपी एंड वेलफेयर का कंसेप्ट। तो क्या है, लाइकवाइज हम मानते हैं ऐसे कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो अभी कुछ एक टाइम पहले एग्जाम में आए हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तंबाकू पे बैन कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तंबाकू पे बैन कर दिया, तो इसका बताओ जीडीपी और वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, जीडीपी और वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट होगा। जीडीपी यानी अगर आपसे पूछा जाए इनकम, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट होगा, तो भी एक ही बात है, क्योंकि जीडीपी इज कंसिडर्स इनकम। ठीक है, तो इसमें क्या इंपैक्ट होएगा, तो पहली बात करते हैं जीडीपी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, तंबाकू बैन हो रही है, डेफिनेटली सिगरेट वगैरह कम बनेगी तो जीडीपी कम होगा, इनकम कम हो रही है, दैट मीन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, क्योंकि फैक्ट्री बंद होगी तो क्या होगा, कम हो जाएगा प्रोडक्शन कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन वेलफेयर पे क्या होगा, वेलफेयर इंक्रीज होगा, लोगों की हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। जो नए यंगस्टर जो नए तंबाकू वगैरह पे लग जाते हैं, कैंसर से उनको डिसीज हो जाती है, वो डिसीज नहीं होंगी। ठीक है, उसमें डिक्रीजमेंट मिलेगा, दैट मीन वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन उससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट यानी जीडीपी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल इसके साथ हम देखते हैं, मान लो ई व्हीकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ई बाइक्स को प्रमोट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ई बाइक को प्रमोट करेगी तो ई बाइक क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। बजट आया 1 फरवरी को, बजट के अंदर क्या दिखाया गया कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ई व्हीकल्स को, ई बैटरीज को, उनकी बैटरी को सस्ता करने वाली है, चीपर करने वाली है। ये बजट के अंदर आया, इस बार के बजट के अंदर। तो अगर ई व्हीकल सस्ते होंगे तो क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा, मोर प्रोडक्शन यूनिट लगेंगी तो जीडीपी इंक्रीज होगा, यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर अगली बात करें वेलफेयर की, इसे वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या वेलफेयर इंप्रूव होगा, हाँ वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, इन टर्म ऑफ दी हेल्थ। अगर ई व्हीकल चलेंगे, ई व्हीकल क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है दैट मीन पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो हमारी हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी, और हमारा जो एक्सपेंडिचर जो हम हेल्थ को ठीक करने पे लगाते हैं वो अब कम होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्दी होंगे, पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है, यानी वेलफेयर भी होगा और जीडीपी तो ओरिएंटेड है ही है, जीडीपी को भी इंप्रूव करेगा। ठीक, ये जीडीपी एंड वेलफेयर का है। इस कंसेप्ट से हमें एक चीज निकल के आती है जीडीपी एंड वेलफेयर से, कि हर बार हम नहीं कह सकते कि जीडीपी का बढ़ना ऑलवेज वेलफेयर है। तंबाकू वाला केस देखा, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर तो नहीं हो रहा। जीडीपी का बढ़ना एवरी टाइम वेलफेयर तो नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का आपने मेजरमेंट मान तो लिया, बट जरूरी नहीं है कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज ही हो रही है, जबकि हमारे पास यहाँ पे वेलफेयर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अभी हम ये देख रहे हैं कि जीडीपी का इंप्रूव होना एक जीडीपी ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पैरामीटर माना जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी का इंक्रीज होना इकोनॉमिक ग्रोथ का बैरोमीटर है। सभी के लिए वो वेलफेयर ही शो करेगा। इसमें हमारे पास 4 लिमिटेशंस हमारे सिलेबस में गिवन है। फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, दैट मीन कि हमारे जीडीपी के अंदर बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हैं, जिसमें कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो क्या है, हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, लाइकवाइज डिफेंस गुड्स का हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए वो जीडीपी में इंक्लूड तो हो गया क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, बट वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं माना जाता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द रिच एंड पुअर, तो इस कारण से जो रिच हैं
उनकी अगर इनकम में इंक्रीज भी होता है तो पुअर को उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता। नॉन इकोनॉमिक एक्सचेंज यानी बार्टर सिस्टम। हमारी इकोनॉमी एक विलेज इकोनॉमी है और विलेज में बार्टर बहुत अच्छे लेवल पे परसिस्ट करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि उस बार्टर की गुड्स को, उन एक्सचेंजेस को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होने से रह जाती है। ठीक, इससे जीडीपी एक सही वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। एक्सटर्नैलिटीज मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो हो सकते हैं। पॉजिटिव में अगर एग्जांपल की हम बात करें कि गवर्नमेंट ने एक क्या करके दिया, गार्डन मेंटेन करके दिया, एक पार्क मेंटेन करके दिया, जिसको हम फ्री क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर हो गया। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के अंदर क्या आ गया, फैक्ट्रीज का एमिशंस, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एमिशन छोड़ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और हमारी इनकम का एक पार्ट यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेक्ट हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव के बेस को बोलते हैं गुड इम्पैक्ट और नेगेटिव को बोलते हैं बैड इम्पैक्ट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इनमें से एक जो लिमिटेशन है वो जरूर रहती है, तो इसको अच्छे से आपको इंक्लूड करके जाइएगा। जहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।